जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी इसके पहले 3 पार्ट में 60 नंबर तक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी एसएससी एमटीएस की तैयारी अच्छी चल सके। यदि आप किसी का भला करोगे तो आपका ऊपर वाला भला करता है, ऐसा कहा जाता है। तो शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। फटाफट से लाइक कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 61 नंबर लिखा है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला लिखा है जबलपुर, फिर लिखा है भोपाल, फिर लिखा है इंदौर और फिर लिखा है ग्वालियर। तो जो तानसेन समारोह है ये आपका ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका, तो आप ढंग से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? यानी वो कौन सा काल है जब भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पहला लिखा है पुरापाषाण काल, फिर लिखा है नवपाषाण काल, फिर लिखा है मध्यपाषाण काल, फिर लिखा है महापाषाण काल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पुरापाषाण काल। और एक क्वेश्चन शुतुरमुर्ग से रिलेटेड और आता है कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है आपका शुतुरमुर्ग का, लगभग 2 किलोग्राम का। ठीक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो वो आपका शुतुरमुर्ग है और लगभग 2 किलोग्राम का होता है। फिलहाल में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो वो पाए जाते थे आपके पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? यानी प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? पहला लिखा है मिहिर भोज, फिर लिखा है रामभद्र, फिर लिखा है नागभट्ट और फिर लिखा है सामंत सेन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मिहिर भोज। यानी प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? तो वो थे आपके मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ है, गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? यानी गांधी जी ने अजात शत्रु किसको कहा या अजात शत्रु के नाम से किसको बुलाते थे? पहला लिखा है भगत सिंह, फिर लिखा है लाला लाजपत राय, फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर लिखा हुआ, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? यानी पेंटिंग माई मदर जो है उसको किसने बनाया था? पहला लिखा है नंदलाल बोस, फिर लिखा है देवेंद्र टैगोर, फिर लिखा है अवनींद्रनाथ टैगोर और फिर लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। यानी जो पेंटिंग थी आपकी माई मदर, इसको किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर लिखा हुआ, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? यानी पत्रिका केसरी जो इसकी शुरुआत किसने की थी? पहला लिखा है लाला लाजपत राय, फिर लिखा है बिपिन चंद्रपाल, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और, यहाँ पर हम ऑप्शनों की डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम बचा और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको करवाने हैं। यानी 2019 में लगभग 160 से 70 के बीच बने थे, वो पूरे कवर करवाने। उसके बाद भूगोल भारत तथा विश्व का, वो आपका सिर्फ अभी 2022 के कंप्लीट हुए, 21 के, 20 के, 19 के, यानी काफ़ी मैटर प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें करवानी। इस वजह से फटाफट से पहले क्वेश्चनों पर चर्चा की जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन आया था। उसके राउंड फिगर में आप जहाँ कहीं भी आप कोचिंग करते हो या आपके पास जो भी बुक हो, उससे रिलेटेड, उससे राउंड फिगर के क्वेश्चन आप तैयार करो। यकीन मानो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला। फिलहाल में जितने भी क्वेश्चन बने थे, हम आपको लगभग पूरे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के कवर करवाएंगे। बस चैनल पर आप लगातार जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छे कमेंट और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्या लिखा हुआ, सूफी संत के मकबरे को फिर खालिस्तान कहा जाता है? यानी सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? पहला लिखा है खानकाह, फिर लिखा है दरगाह, फिर लिखा है ईदगाह, फिर लिखा है कलदेशक। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर लिखा हुआ, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? यानी जो पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है इनाम गांव, ये कहाँ स्थित है? पहला लिखा हुआ है गुजरात, दूसरा लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ है कर्नाटक और फिर लिखा है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। यानी पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर लिखा हुआ है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी जो लिंगराज मंदिर वो कौन से शहर में स्थित है? पहला लिखा है भोपाल, फिर लिखा है भुवनेश्वर, फिर लिखा है उज्जैन, फिर लिखा है कोलकाता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी भुवनेश्वर। यानी मशहूर लिंगराज मंदिर कह रहा किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है आपका भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर
नेक्स्ट लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। पहला लिखा है भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। फिर लिखा हुआ ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। फिर लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, या भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। तो आप क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। ध्यान से पढ़ो, नहीं वाला पूछा गया है। तो पहला परिवर्तन तो किया गया था, क्योंकि पहले परिवर्तन में क्या लिखा है, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया था, तो हुआ था लिखा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल में पॉइंट गलत है ये, लेकिन ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया था। बाकी इसके सी और डी ये भी दोनों पॉइंट सही लिखे हैं, लेकिन आपसे कहा गया कि कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया, तो इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। अगला लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। पहला लिखा हुआ है इस्लाम, दूसरा लिखा है बौद्ध धर्म, फिर लिखा है जैन धर्म, फिर लिखा है यहूदी धर्म। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म। यानी धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, महात्मा बुद्ध, या जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। लिखा हुआ है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। फिर से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, कह रहा है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों ने नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, या नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। पहला लिखा है लिन लिथगो कमीशन, फिर लिखा है इरविन रिपोर्ट, फिर लिखा है वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं, और चौथा लिखा है राम से मैकडोनाल्ड पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वुड का नीति पत्र। यानी कह रहा है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था, तो वुड का नीति पत्र शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। लिखा हुआ है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें फिर ब्लैंक लिखा के नाम से जाना जाता था। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें फिर ब्लैंक दिया के नाम से जाना जाता। पहला लिखा है बंदगान, फिर लिखा है इक्तादार, फिर लिखा है सामंत, फिर लिखा है मुक्तिस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बंदगान। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। लिखा हुआ है भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। पहला लिखा है गोवा, फिर लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है बिहार, और फिर लिखा है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आसान क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में बन चुका है। अब गुफाओं से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हो, आपके पास जो भी बुक हो, या आप जहाँ कहीं भी कोचिंग करते हो, उसके नोट से जौन भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसके राउंड फिगर के आप सभी क्वेश्चन तैयार कीजिए, तभी आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो पाएगा। इस चीज़ को आपको माइंड में एकदम सेट कर लेना। केवल क्वेश्चन उसका आंसर को रट्टा मार के नहीं जाना है। जितना हम लोग दिमाग लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा एसएससी पहले ही एग्ज़ाम के लिए दिमाग लगा चुकी होती है। तो ये मत सोचिए आप कि एसएससी में जो क्वेश्चन आ चुका है फिर वही आएगा, उससे रिलेटेड आएगा। जैसे आपसे किसी देश की मुद्रा पूछी गई, जैसे बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछी गई, तो उसका आंसर होता है टका। तो अब जितने भी देश की मुद्रा है, कहाँ यूरो चलता है, कहाँ रुपया चलता है, कहाँ पे डॉलर चलता है, कहाँ पर येन चलता है, ये सब चीज़ें आप जब ढंग से तैयार करोगे तब आपका एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। लिखा है दमयंती नामक पेंटिंग फिर खालिस्तान द्वारा बनाई गई थी। यानी जो दमयंती नामक पेंटिंग थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। पहला लिखा है कालिदास के द्वारा, फिर लिखा है अवनींद्र नाथ टैगोर, फिर लिखा है राजा रवि वर्मा, फिर लिखा है जोहान जोफनी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। यानी दमयंती नामक जो पेंटिंग है उसको बनाया था राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। लिखा हुआ है पूना समझौता 1932 पर फिर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए। तो जो पूना समझौता 1932 पर कह रहा किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखा हुआ है महात्मा गांधी और वायसराय इरविन। तीसरा लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, 1932 पर, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 77 नंबर लिखा हुआ है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी आपसे पूछा क्या गया है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला लिखा है 1916, फिर लिखा है 1917, फिर लिखा है 1915, फिर लिखा है 1906। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1916। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। लिखा है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो वर्ष है आपका 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा है स्वराज पार्टी का गठन फिर खालिस्तान द्वारा किया गया था। यानी स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन सब लोग जानते हो CR दास और मोतीलाल नेहरू। देखते हैं, पहला लिखा मोतीलाल नेहरू, तो इतना तो सही है। फिर लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत हो जाएगा। फिर लिखा CR दास और मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगले दो ऑप्शन नहीं होंगे। तो यहाँ तक हो गए 78 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर लिखा है निशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर फिर खालिस्तान लिखा है द्वारा बनवाया गया था। यानी निशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। पहला लिखा है गुप्त राजवंश, फिर लिखा है चोल, फिर लिखा है पल्लव, फिर लिखा है मुट्टियार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी चोल। यानी जो निशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर है वो चोलों के द्वारा या चोल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर में लिखा हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहला लिखा है कराची अधिवेशन, फिर लिखा है कानपुर अधिवेशन, फिर लिखा है सूरत अधिवेशन, फिर लिखा है लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो था आपका लाहौर अधिवेशन। तो ये था पार्ट 4। इसमें हम लोगों ने 80 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरीके आप जोश और जुनून और जज्बे के साथ लगे रहिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत ही कम बचा है SSC MTS के लिए। अभी देखो UPP के पेपर चल रहे थे, ठीक। अभी तक जिन लोगों का UPP का पेपर था या हो गया है, अब आप ये मत सोचिए कि अब UPP का मान लो बहुत से लोगों का पेपर अच्छा हो गया होगा, ठीक। तो चांस लग रहे होंगे कि इस बार हो जाएगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हो जाएगा। हो जाए वो अलग चीज़ होती है, लेकिन UPP का पेपर हो गया। अब आपको ये टारगेट रखना है कि अगला टारगेट हमारा कौन सा है। तो अब SSC MTS के जिन लोगों के भी एग्ज़ाम लगे हैं उतनी ही मेहनत से जितनी आप अभी तक UPP के लिए कर रहे थे या जितनी अटूट मेहनत आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करते हैं रेगुलर करते रहिए। 1 महीना लगभग बचा हुआ है और जितनी आप अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सब लोग जानते हो, केवल सोचने से नहीं होता है। कहावत भी कही गई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि कर्म नहीं करोगे आप तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इसी तरीके मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरीके नए नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी तरीके वीडियो आपको लिए बनाते रहेंगे और इस चैनल पर रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।